वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख। इंस्क्रिप्शन वर रिटन ऑन रॉक्स, पिलर्स, वॉल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड इवन मेटल शीट्स। शिलालेखों का जो को लिखा गया पत्थरों पर भी, खम्भों पर भी, कुछ बिल्डिंगों की महत्वपूर्ण दीवारों पर भी, और यहाँ तक कि धातुओं की शीट पर भी इंस्क्रिप्शन का उल्लेख मिलता है हमें इतिहास में। इंस्क्रिप्शंस वर रिटिंग राइटिंग्स दैट हेल्ड सम रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस। शिलालेखों का जो महत्व है वो धार्मिक और प्रशासनिक दोनों महत्वों को वो दर्शाता है। समटाइम्स अ किंग वुड मेंशन हिज पर्सनल अचीवमेंट इन इंस्क्रिप्शंस। पहले के समय जो राजा है वो अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स को इन शिलालेखों पर लिखवाते थे, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ उस राजा के द्वारा प्राप्त की गई एक खास विजय के बारे में, खास उपलब्धि के बारे में जान सके। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि राजा अपनी एक डायरी लिखता है ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ उसके बारे में जान सकें। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ कॉल्ड एपिग्राफी, यानी शिलालेखों का अध्ययन करना एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज इंस्क्रिप्शन कैन नॉट बी अल्टर्ड और मैनिपुलेटेड। एपिग्राफी एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ये भारतीय इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस जो हैं उनको अल्टर्ड और मैनिपुलेटेड नहीं किया जा सकता है, मतलब उन्हें बदला नहीं जा सकता है। जो शिलालेख पत्थरों पर लिखा हुआ है उसको आप कैसे चेंज कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। मैनी इंस्क्रिप्शंस आर स्टिल इंटैक्ट एंड देयरफॉर आर रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। बहुत सारे शिलालेख आज भी उपलब्ध हैं और इसी कारण ये इतिहास का एक विश्वसनीय स्रोत हम कह सकते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका मैनी इंस्क्रिप्शंस वर इशू। अशोक के काल में बहुत सारे जो शिलालेख हैं उनको इशू किया गया। अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। जो अशोकन शिलालेख से हमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल हुई। द यूनिक फीचर ऑफ Ashokan inscription was that they were issued in different languages such as Brahmi, Kharoshthi, Aramaic, making the king edict accessible to larger audience. और अशोक के शिलालेखों की खास विशेषता यह थी कि अलग अलग भाषाओं में और सामान्यतः ऐसी भाषाओं में लिखे जाते थे जिससे जो सरकारी आदेश हैं वो लोगों तक आसानी से उनकी भाषा में पहुंच सकें। और वो भाषाएं थी ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामिक। ये सभी पूर्व की भाषाएं मानी जाती हैं जो हिंदी से पहले बोली जाती थी। अब इसके बाद बात करें हम कॉइन्स की, तो सिक्कों का भी एक महत्व है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के दौरान। कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी हिस्ट्री। सिक्के जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ नोन एज न्यूमिस्मेटिक, यानी कि सिक्कों का अध्ययन करना न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अ पीरियड। ये हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बतलाते हैं। कॉइन्स फाउंड इन इंडिया वर मिंटेड इन गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। भारत में जिन सिक्कों को ढाला जाता था वो सोने के या चांदी के या तांबे के सिक्कों के रूप में ढाला जाता था उन्हें। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग अ पीरियड। ये हमें व्यापार और कॉमर्स के बारे में उस समय काल के बतलाते थे। लाइक इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स वर समटाइम इशू टू सेलिब्रेट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। कई जो शिलालेख हैं उनको एक महत्वपूर्ण घटना पर भी को मनाने के लिए भी जो है वो जारी किया जाता था। जैसे आज भी भारत में कभी कभार कुछ एक महत्वपूर्ण घटना पर जो है कुछ सिक्के जारी किए जाते हैं। जैसे अभी भारत की 75वीं वर्षगांठ जब आज़ादी की मनाई गई। आज़ादी का तात्पर्य जो हमारा सबसे पहला जहाँ पर हमने आज़ादी प्राप्त की थी अंडमान निकोबार, वहाँ पर स्वराज द्वीप है, उस पर भारत ने सबसे पहले आज़ादी 1944 आई थिंक के आसपास हमने अपना विजय उस पर हासिल की थी। तो उस घटना को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का एक सिक्का जारी किया गया था। तो 75 रुपये का एक कॉइन जारी किया गया था। तो इस तरह से उस समय भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को सेलिब्रेट करने के लिए कॉइन इशू किए जाते थे।
कॉइन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो मिडिल ईस्ट तक, मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है वहाँ तक फैला हुआ था, और उसके जो हमें अवशेष हैं वो भी सिक्कों के तौर पर हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिले हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें जो कॉइन्स के तौर के लिए दिए गए हैं, तो गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त वाज रिप्रेजेंटेड इन मैनी कॉइन्स। जो गुप्त शासक था समुद्रगुप्त, उसके द्वारा कई सिक्के जारी किए गए। द कॉइन्स शो समुद्रगुप्त स्लेइंग अ टाइगर, प्लेइंग ऑन द वीणा और अ स्किलफुल वॉरियर। उसके सिक्कों में बाघ वीणा को बजाते हुए और एक योद्धा के तौर पर उसको दर्शाया गया। द कॉइन इशूड ड्यूरिंग समुद्रगुप्त पीरियड रिप्रेजेंटेड him not only as an able and just ruler but also an extremely talented individual। उस समय अगर समुद्रगुप्त काल के सिक्कों का अध्ययन किया जाए तो वो केवल ना एक योग्य शासक और के तौर पर सामने आता है, बल्कि एक प्रतिभाशाली इंडिविजुअल के तौर पर वो प्रतीत होता है। हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, ऐतिहासिक जो शिल्पकारी जिन्हें हम कहते हैं या शिल्पकृति जिन्हें कहा जाता है, उनका क्या महत्व होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के तहत। आर्टिफैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट सच एज टूल एंड पॉट्स। आर्टिफैक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए गए होंगे अतीत में, जैसे कि औजार, जैसे कि बर्तन। आर्टिफैक्ट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस अटैच टू देम। आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं उनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। दे इंक्लूड स्टोन, टूल्स, वेपन्स, बोन्स, ज्वेलरी, पॉट्स, टॉय, वेसल्स, क्लॉथ्स एंड मैनी अदर सिमिलर आइटम्स। इन आर्टिफैक्ट्स के तहत औजार, हथियार और हड्डियों से बने हुए वेपन्स भी इस्तेमाल किए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, खिलौने बनाए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे, ये सभी इनके तहत आते हैं। दीज आर्टिफैक्ट्स शो द साइन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मॉडिफिकेशन विद टाइम। ये आर्टिफैक्ट्स हैं, शिल्पकृतियाँ हैं, ये दर्शाती हैं कि उस समय के मानव के पास ये चीज़ें उपलब्ध थीं और कैसे उसने समय के साथ इनमें मॉडिफिकेशन किया। अब बात करें हम लिटरेरी सोर्स की, साहित्यिक स्रोतों की, तो अर्ली ह्यूमंस कम्युनिकेटेड थ्रू साइन एंड जेस्चर। बहुत पहले लोग संकेतों का और जेस्चर्स का सहारा लेते थे बातचीत के लिए। दे स्लोली स्टार्टेड मेकिंग पिक्चर टू कन्वे देयर मैसेज। फिर धीरे धीरे चित्रों के माध्यम से लोगों ने अपनी बात कहना शुरू किया। फ्रॉम पिक्चर्स दे डेवलप्ड आ स्क्रिप्ट। इसके बाद चित्रों की सहायता से उन्होंने लिपि की खोज की, लिपि का विकास किया। वेयर ईच लेटर अ सिंबल मेंट अ स्पेसिफिक थिंग, जहाँ पर एक शब्द या चिन्ह से एक खास अर्थ निकाला जाता था। मोस्ट ऑफ द अर्ली स्क्रिप्ट आर पिक्टोग्राफिक। और पहले की ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट हैं, जो लिपियां हैं, वो पिक्टोग्राफिक रही हैं। सच एज द इंडस स्क्रिप्ट, इनमें से एक सिंधु स्क्रिप्ट मानी जाती है। वंस अ स्क्रिप्ट वॉज डेवलप, एक बार जब लिपि डेवलप हो गई तो पीपल स्टार्टिंग राइटिंग अबाउट एवरीथिंग दैट मे होल्ड इम्पोर्टेंस। तो लोग कोई भी ऐसी घटना जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती उसको उन्होंने लिखना शुरू कर दिया पिक्चरों के माध्यम से। Since there was no paper available when people first started writing, जिस वक्त लोगों ने लिखना शुरू किया उस वक्त पेपर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो when people started writing, leaves, barks of trees and fine cloths were used। तो लोग पत्तियों पर, पेड़ों की छालों पर, कपड़ों पर लिखने का प्रयास करते। लिटरेरी सोर्स वर डिवाइडेड इनटू रिलीजियस टेक्स्ट एंड सेक्युलर टेक्स्ट। जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया, धार्मिक स्रोत और धर्मनिरपेक्ष स्रोत। मोस्ट ऑफ द अर्ली एंशियंट टेक्स्ट वर रिलीजियस। ज़्यादातर जो प्राचीन टेक्स्ट हैं वो धार्मिक थे। दीज सोर्सेज टेल अस अबाउट द रिलीजियस ट्रेडिशंस प्रैक्टिस बाय डिफरेंट पीपल। ये जो स्रोत हैं वो रिलीजियस ट्रेडिशंस और प्रैक्टिस जो है इनका पालन भी अलग अलग लोग किया करते थे। दीज राइटिंग आर रिलेटेड टू और कंसर्न विद रिलीजन्स।
और इन ज़्यादातर राइटिंग्स में धर्म का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस कल्चर एंड थीम्स। ये उस समय संस्कृति और धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई होती थी लिपियाँ। इट इंक्लूड्स द वेद एंड द उपनिषद, ग्रेट एपिक लाइक रामायण महाभारत। और इसके अंतर्गत वेद, उपनिषद और कुछ महान महाकाव्य जैसे कि रामायण, महाभारत, पुराण इसके तहत सम्मिलित हैं। सेक्युलर लिटरेचर टेल अस अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ्स ऑफ द किंग्स एंड पीपल। जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं वो हमें सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में बतलाते हैं उस समय के राजा और लोगों के। इट इंक्लूड्स बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, कोर्ट क्रॉनिकल्स और फॉरेन ट्रेवलर्स एंड स्टोरीज, पोएम्स एंड मच मोर। इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जीवनियाँ आती हैं, आत्मकथाएँ आती हैं, दरबार का पत्राचार आता है, यात्रा वृत्तांत आते हैं और स्टोरीज़ आती हैं, पोएम्स होती हैं और वो बहुत सारी चीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थशास्त्र विच इज़ फेमस वर्क ऑफ कौटिल्य, मेगास्थनीज, इंडिका, हर्षचरित बाय बाणभट्ट एंड द प्लेस ऑफ पोएम्स कालिदास आर अमंग द मैनी अदर सेकुलर लिटरेरी sources that are available to reconstruct Indian history। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई, हर्षचरित्र जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, कालिदास की तमाम नाटक, कविताएं, ये सभी भारत के इतिहास को के पुनर्निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। ओरल हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री क्या है? जो मौखिक इतिहास है। वी हैव सम आइडिया ऑफ पास्ट थ्रू द स्टोरीज वी हैव हर्ड फ्रॉम आवर एल्डर्स हु इन टर्न हैव हर्ड अबाउट देम फ्रॉम देयर एल्डर्स। ओरल हिस्ट्री जो है, जो जिन्हें हम प्राचीन काल से अपने पूर्वजों से सुनते हुए आ रहे हैं और वो लगातार अपने पूर्वजों से आगे पहुंच रही हैं। दीज स्टोरीज have not been mentioned as record. We have informed about prehistoric time as they have been passed through generation in the form of stories, fables, ballads, common folklore known to all। तो इन सभी के बारे में हमें जानकारी जो है प्री हिस्टोरिक टाइम में गीत, संगीत और लोक कथाओं के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। आइए देख लेते हैं बियॉन्ड द बॉर्डर्स। तो ऑल्थो लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडियन फॉलोज द ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम सभी विश्व के अनेक देशों के जैसे ही ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जनवरी फरवरी मंथ आते हैं। इट इज़ ऑल्सो हैज़ एन इंडियन नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन शाक एरा। साथ ही भारत में इंडियन नेशनल कैलेंडर भी मौजूद है जो शक वंश पर आधारित है। चैत्रा इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस कैलेंडर। और इंडियन नेशनल कैलेंडर का जो पहला मंथ है उसकी शुरुआत चैत्र से होती है। सिमिलरली द एंशियंट ट्राइब्स ऑफ मायान हैड देयर ओन कैलेंडर विच एंडेड इन 2012। एक माया सभ्यता हुआ करती थी दक्षिण अमेरिका में। उस सभ्यता के लोगों का यह मानना था कि उनका जो कैलेंडर था वो 2012 में समाप्त हो रहा था। तो एक तथ्य आया था, आपने सुना भी होगा, इस पर एक मूवी भी बनी थी कि 2012 नाम से, कि 2012 में दुनिया समाप्त होने वाली थी। दरअसल ऐसा नहीं था। इस कैलेंडर की जो तारीखें हैं वो आगे नहीं बढ़ रही थी, इसके कारण लोगों ने माना कि हो सकता है 2012 में दुनिया समाप्त हो जाए। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा।